गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए हिंदी भाषा का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीटीटी जो यूपीटीटी 2023 में होने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर किसका दोस्तों? हिंदी का जो है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कवि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? कवित्री, कवि, कवियत्री या फिर कवियत्री? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ठीक है, आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? कवित्री, कवि। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। क्या होगा दोस्तों? कवियत्री। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। अन्य सभी क्या हो दोस्तों? विकल्प गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं और क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज। क्या दोस्तों क्या क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? कभी हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पहले आप पढ़िए, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आप सबको बता दूं, वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप बिना परिवर्तन में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या दोस्तों? वे संस्कृत शब्द, क्या दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वे संस्कृत, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। वे संस्कृत शब्द जो अपने असली रूप या फिर स्वरूप कह लीजिए बिना परिवर्तन में, क्या दोस्तों? बिना परिवर्तन में हिंदी भाषा में क्या है? प्रचलित है। हिंदी भाषा में क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा में प्रचलित है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। हिंदी भाषा में क्या है दोस्तों? प्रचलित हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तत्सम कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। वे संस्कृत भाषा जो अपने असली स्वरूप या रूप में परिवर्तन के बिना हिंदी भाषा प्रचलित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। और तद्भव क्या होता है दोस्तों? तद्भव मैं बता दूं यहाँ पे, तद्भव क्या होता है? वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृतिक से हिंदी भाषा में आ गए हैं या फिर प्राकृतिक से के द्वारा संस्कृत से निकलते रहे हैं। क्या दोस्तों? प्लीज़ आप लोग जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तद्भव क्या होता है? वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृतिक से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृतिक के द्वारा संस्कृत से निकले हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और देशज किसको कहते हैं दोस्तों? देशज। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसको कहते हैं? जिसकी कोई मतलब वो ना हो, मतलब कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी कोई गणना ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समाज, प्रधान समाज, द्विक समाज या फिर तत्पुरुष समाज? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्वंद्व समाज। क्या कहते हैं? द्वंद्व समाज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या दोस्तों? जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह दोस्तों करने के लिए दो पक्षों के बीच अथवा या फिर जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है, जैसे रात दिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे रात दिन। ठीक है, रात दिन, रात और दिन। रात दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? रात और दिन हो जाएगा। जैसे सीताराम, क्या दोस्तों? जैसे सीता राम, तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों? सीता और राम। इसको क्या लिखा जाएगा? सीता और राम लिखा जाएगा। ठीक है, सीता और राम लिखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आप सबको द्विक समास। द्विक समास में क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम शब्द संज्ञा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विक समास कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जिस समास का, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, जिस समाज का प्रथम पद दोस्तों क्या हो? संज्ञावाचक हो। क्या हो? संख्यावाचक, सॉरी दोस्तों, संख्यावाचक हो। संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो। अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विक समास कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विक समास कहते हैं। जिस समाज का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम शब्द संज्ञा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विक समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, तीनों भुजाओं का समाहार। जैसे चतुर्वेद, जैसे में दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिभुज होगा, तीनों भुजाओं का समाहार। अब मैं बता दूं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास का क्या होता है दोस्तों, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का क्या होता है दोस्तों, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध शब्द क्या है, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। तो इसमें शुद्ध क्या है दोस्तों, उज्ज्वल। क्या है दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या है दोस्तों, उज्ज्वल। ठीक है, इसमें शुद्ध के शब्द क्या है, उज्ज्वल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुरुक्त का विलोम क्या होगा। तो अनुरुक्त का विलोम दोस्तों विरक्त होता है और आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। तो अनुरुक्त क्या हो दोस्तों, विरक्त। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यह आंसर हो जाएगा। और आसक्त दोस्तों, जो आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्त। ठीक है, अनासक्त हो जाएगा, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। तो सभी शब्द क्या है, तत्सम है। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। तो जैसे शर्करा, पवन, श्रेष्ठ, अग्नि। ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सभी, शर्करा भी तत्सम है, पवन भी तत्सम है, ज्येष्ठ भी तत्सम है और अग्नि भी है। तो मैं बता दूं कि जो शब्द हैं तत्सम शब्द समूह है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। ये सब क्या दोस्तों, असंगत है। क्या है, असंगत है। ठीक है, असंगत हैं वे शब्द जो संस्कृत से अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अभी अभी हमने ऊपर बताया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शर्करा, पवन, श्रेष्ठ और अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कुरूप, कुकर्म, कुशल, कुचाल। तो किसमें नहीं है दोस्तों, कुशाल में, कुशल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुशल। कुशल शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कु उपसर्ग कुरूप, कुकर्म और कुचाल, कुचक्र, कुमाति, कुपात्र, कुघड़ी, कुठाड़, कुढंग इत्यादि शब्दों में प्रयुक्त होता है। तो किसमें होता है दोस्तों, कुरूप, कुकर्म और कुचाल, इन सब में क्या होता है, कु का उपसर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, कु का उपसर्ग होता है। और जैसे और शब्द जैसे कुचक्र हो गया, क्या हो गया दोस्तों, कुचक्र। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुचक्र हो जाएगा, कुचाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुचाल हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। ठीक है, कुमति हो जाएगा, कुपात्र हो जाएगा, कुपात्री आदि। ठीक है, ये सब दोस्तों क्या है, क उपसर्ग है। क्या दोस्तों, क उपसर्ग इस सब में प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुशल। ठीक, क्या हो जाएगा, कुशल। कुशल क्या पूछा, कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रत्ययों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, पुजारिन, चिन्ह, कठिन, मीन। तो किसमें दोस्तों, पुजारिन शब्द में इन का प्रयोग हुआ, किसमें, पुजारिन, इन, पुजारिन। इसमें क्या दोस्तों, इन आ रहा है। ठीक है, पुजारिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुजारिन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन प्रत्यय चमारिन, नागिन, नातिन, पड़ोसिन, वियोगिन, मालकिन आदि शब्दों में प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द होता है दोस्तों, जैसे इन, चमारिन, नागिन, नातिन, पड़ोसिन, वियोगिन, मालकिन आदि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों क्या हो गया, नागिन। ठीक है, नागिन हो गया, नातिन हो गया, और क्या हो जाएगा दोस्तों, पड़ोसिन। ठीक है, और वियोगिन और मालकिन। ठीक है, इन सब में क्या होता है, प्रयोग होता है, इन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक। क्या दोस्तों, पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विक समास। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्विक समास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द्विक समास। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा द्विक समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस समाज का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम शब्द संज्ञा हो उसे द्विक समास कहते हैं। अभी भी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में कराया है और वहाँ पे बताया है। जैसे त्रिफला हो जाएगा तो तीनों फलों का समाहार, और जैसे त्रिभुज हो जाएगा तो तीनों त्रिभुजों का समाहार हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है लंबोदर, नर नारी, अंधकूप या फिर सरलाग्रत। तो इसमें द्वंद्व समाज क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए इसमें द्वंद्व समाज। ठीक है, तो द्वंद्व समाज इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, नर नारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, नर नारी। अभी अभी हमने बताया है ऊपर के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे अब नर नारी का क्या हो जाएगा, नर और नारी। ठीक है, ये सब क्या दोस्तों, द्वंद्व समाज। ठीक है,
तो जिनके दोनों पद प्रधान हो और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या फिर जैसे योजक अव्यय लिखा जाता है, जैसे नमक मिर्च, नमक और मिर्चा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे नमक और मिर्चा, ये सब क्या है दोस्तों, द्वंद्व समास है। ठीक है, नमक और मिर्चा, नमक या फिर मिर्चा, जो भी चीज़ आप लोग इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। अगला किस्म देखते हैं, नगर में रहने वाले को कहा जाता है शहरी, नर नारी, नागर, शरणागत। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, नागर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला किस्म देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शैशव, लकड़ी, लोहा, पुस्तक। तो क्या जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है दोस्तों, लोहा, लकड़ी, पुस्तक आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्या क्या दोस्तों, लोहा भी है, ठीक है, और लकड़ी भी है और पुस्तक भी है। ये सब क्या दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हमारा इसमें क्या पूछा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों, शैशव नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शैशव हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका परिभाषा बता दे रहा हूँ जातिवाचक संज्ञा का, प्लीज़ आप लोग मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनिएगा और ध्यानपूर्वक प्लीज़ इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जबकि शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा और मित्रता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा के निर्धनों को कंबल दिए, राजा ने निर्धनों को क्या दिए, कंबल दिए। इसमें क्या पूछा है, संप्रदान कारक। क्या पूछा दोस्तों, संप्रदान कारक। तो मैं बता दूं, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इस वाक्य में संप्रदान कारक है दोस्तों, और संप्रदान कारक के चिन्ह को या के लिए प्रयुक्त होता है। क्या दोस्तों, किसके लिए, को। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, को। इसका जो चिन्ह प्रयोग होता है किसके लिए, को के लिए। ठीक, तो राजा ने निर्धनों को, यहाँ पे को आया दोस्तों, संप्रदान कारक, यहाँ पे क्या आया, को आया। ठीक है, को आया और इसका चिन्ह प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, चिन्ह प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों, को का चिन्ह प्रयोग होता है संप्रदान कारक। यहाँ पे क्या है, को आया, तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें प्रयोग हुआ दोस्तों कहीं पे, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर सो रहा है, निसार खेलता है, इन सब में प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आप सबको एक चीज़ यहाँ पे नोट्स करा देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए कहीं भी। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको, आप लोग प्लीज़ अच्छे से कहीं से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कारक और कारक चिन्ह, मैं यहाँ पे आप लोग को कारक बता देता रहा हूँ, कारक और चिन्ह, इसमें स्पेस कम है, मैं अच्छे से इस साइड में लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्ता कारक। क्या होता है, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है दोस्तों, ने। कर्ता कारक में ने होता है, और इसके बाद कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक में कौन दोस्तों, को। ठीक, कर्म कारक में को होता है। ठीक है, और करण में क्या होता है दोस्तों, करण में से। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, ये चिन्ह हमें बता दे रहे हैं, ये चिन्ह है कहाँ पे किसका प्रयोग होता है, कर्ता कारक में ने, कर्म कारक में को, करण में से, इसके बाद संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक में को के लिए, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। और मैं इस साइड बता दे रहा हूँ। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है दोस्तों, से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। और संबंध कारक, क्या दोस्तों, संबंध कारक में क्या यूज होता है दोस्तों, का के की, रा रे री। ठीक है, और अधिकरण कारक, किसमें दोस्तों, अधिकरण। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अधिकरण में पय और पर। ठीक है, इसके बाद संबोधन कारक, प्लीज आपको जल्दी इसको नोट्स कर लीजिए। क्या हो जाएगा इसमें, संबोधन कारक में हे, अजि इत्यादि। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, मैं अभी क्वेश्चन कराते वक्त इसको रफ कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कर्ता कारक में ने हो जाएगा, कर्ता कारक में क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, कर्ता कारक में क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, कर्म कारक को हो जाएगा, करण से हो जाएगा, संप्रदान में का के लिए हो जाएगा, का के लिए, और अधिकरण में पय पर हो जाएगा, संबोधन में हे,
अति इत्यादि हो जाएगा। और अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध कारक में क्या हो जाएगा, का के की रा रे री। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह किसमें दोस्तों, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है, सर्वनाम है। तो कौन सा ये वाचक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा निजवाचक हो जाएगा, या फिर पुरुषवाचक हो जाएगा, या फिर संबंधवाचक हो जाएगा, या फिर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें वह पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं बता दूं आप सबको, प्लीज अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में वह शब्द, क्या दोस्तों, वह शब्द पुरुषवाचक शब्द है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है दोस्तों, जैसे पुरुषों, वक्ता, श्रोता, अन्य के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह इत्यादि। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रयोग मैं, तू, आप और वह। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों वह का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं बता दूं, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ। किसका दोस्तों, संयुक्त क्रिया का। किसका प्रयोग हुआ है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ दोस्तों। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। प्लीज जो चीज़ें मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए और अच्छे से आप लोग उसको नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल का साधारण वाक्य किसे कहते हैं। किसका दोस्तों, सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो किसे कहेंगे दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। जो छोटा हो, नहीं जिसका अर्थ सरलता में समझ आ जाए, नहीं जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, नहीं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वाक्य में उद्देश्य, विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मैं काशी गया था, जैसे में क्या हो जाएगा, मैं काशी गया था। ठीक है, जैसे मैं काशी गया था, यह क्या हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, घूमना, खरीदारी, बाजार। तो कहाँ जा रहा है दोस्तों, मोहन बाजार जा रहा है। कौन जा रहा है, मोहन। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों, मोहन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में दोस्तों मोहन कर्ता या फिर उद्देश्य, बाजार कर्म तथा जा रहा है। तो यह क्या है दोस्तों, क्रिया है। तो कर्ता या फिर उद्देश्य के विस्तार को कर्ता के पहले तथा क्रिया फिर विधेय के विस्तार को क्रिया से पूर्व लिखा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित वाक्य है दोस्तों, क्या है, मिश्रित वाक्य पूछा है, मैंने सुना कि नीना पास हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस विराम चिन्ह का दोस्तों, इसमें निर्देशक चिन्ह किसका दोस्तों, सॉरी अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह का, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बता दूं, किसी कथन को उद्धृत करते समय वो अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विस्मयवाचक चिन्ह, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह। तो विस्मयवाचक चिन्ह किस से प्रयोग करते हैं दोस्तों, एक खड़ी पाई, किससे, एक खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदी। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और निर्देश चिन्ह दोस्तों, ये हमारा निर्देश चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और अवतरण और उद्धरण चिन्ह को दोस्तों कैसे प्रयोग करते हैं, दो कॉमा हो जाएगा, दो और दो नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अवतरण और अवतरण का उद्धरण चिन्ह कहते हैं, इसे निर्देश चिन्ह कहते हैं, इसे प्रश्नवाचक और इसमें विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। तो सही विराम चिन्ह, जो पत्र आज आया है वह कहाँ है। ठीक है, जो पत्र आया है वह कहाँ है दोस्तों, ये हमारा सही है। ठीक है, जो पत्र आज आया है वह कहाँ है, ये गलत है। जो पत्र आज आया है वह कहाँ, ये भी गलत है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर के सामने देखकर वह किस मुहावरे से पूर्ण होगा। शेर को सामने देखकर वह यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। तो इसमें दोस्तों बता दूं, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण क्या हो गए, सूख गए। जैसे मैं कोई चीज़ किसी चीज़ को देख लो तो एकाएक बॉडी को झटका लगता है, जैसे गला सूख जाना, आँख से पानी आना, डर जाना एकाएक।
ठीक है, यह सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया दोस्तों, नहीं। मैं आग बबूला हो उठा, नहीं। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया दोस्तों, नहीं। मेरे प्राण क्या हुए, सूख गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सही मुहावरा क्या है दोस्तों, सही, 1 मिनट, इसमें क्या पूछा दोस्तों, सही मुहावरा। ठीक है, तो सही मुहावरा है नेत्रों से मिट्टी डालना, आँख से धूल झोंकना, आंखों से रेत फेंकना, आंखों से कचरा डालना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंखों में धूल झोंकना सही मुहावरा है। क्या दोस्तों, आंखों में धूल झोंकना मतलब जैसे कोई चीज़ गलत, मतलब तुम्हारे सामने कोई चीज़ हो रही है और उसी चीज़ को रिपीट कर देना, फिर सही मुहावरा, जबकि अन्य सभी मुहावरे असंगत हैं। ये फिर क्या है दोस्तों, असंगत है, गलत है, ये भी गलत है। तो आंखों से धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर गलत है तो आपके आँख के सामने ही आप उस चीज़ को कर देंगे, पर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ ना आना, क्या दोस्तों, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पकड़ में न आना, हाथों का व्यायाम करना, बहुत बड़ा होना, या फिर हाथ फैलाना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ न आना मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना। क्या होना दोस्तों, पकड़ में न आना, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, सिर दर्द हो जाना, अहंकारी हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अहंकारी हो जाना, सिर फिर जाना दोस्तों, अहंकारी हो जाना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।